नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पत्रकारों के लिए आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा, सामाजिक सेवा में अग्रणी रहने वाले रामदास अग्रवाल, शहर एएसपी लखन पतले, आईडीआईबी के मैनेजर और प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रतियोगिता में सफल होने वाले पत्रकारों को सम्मान सहित पुरस्कार वितरित किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए हर विधा में पारंगत होना जरूरी है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया के लोग तो वैसे हर क्षेत्र में पारंगत होते हैं। वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो हैं प्रफुल्ल ठाकुर, उन्होंने कहा ठाकुर ने जो है अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों को शूटिंग जैसे रोमांचक खेल का अनुभव कराने के लिए ये शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में हमारे पत्रकार साथी, पुलिस अधिकारी, बैंक के अधिकारियों के द्वारा किया गया था। बहुत शानदार आयोजन। ऐसे आयोजन के लिए मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं। जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया, वो बधाई के पात्र हैं। पत्रकार जगत भारत की जीवंत लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका रहती है। समाज के अंदर जो सच्चाइयां हैं उसे एक एक लोगों तक ले जाने का काम हमारे मीडिया जगत, पत्रकार जगत करते हैं। ऐसे सभी पत्रकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि का पावन अवसर है, माता जी की आराधना का, माता जी की सेवा का पावन अवसर है। ऐसे अवसर पर भी मैं आप सबको हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा को काफी क्षति है। रतन टाटा का निधन होना ये भारत की अपूर्णीय क्षति है, उद्योग जगत का एक अपूर्णीय क्षति है। देश में उनके योगदान को हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। भारत ने अपना एक रतन बेटा खोया है। और रायपुर पुलिस द्वारा जिले में जो है दर्ज महिलाओं, बच्चियों के साथ हुए अपराध के अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करने में तत्परता दिखा रही है। इसी कड़ी में पीड़िता ने लिखित शिकायत गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मध्य प्रदेश निवासी युवक द्वारा शादी करने का झांसा देकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। इस दौरान उसने पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद से लगातार पीड़ित ने आरोपी से शादी की बात कही, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि साथ ही उसने उसकी आपत्तिजनक फोटो उसी के परिजनों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। वहीं पारिवारिक बेइज्जती के बाद से पीड़िता ने जो है गंज थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादीशुदा आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक युवती के अश्लील वीडियो और फोटो उसके परिजनों को भेज दिए, जिसे भिंड जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गंज अंतर्गत 2 महिलाओं से रिलेटेड मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक प्रार्थिया ने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक आकाश रजक नाम का जो ग्वालियर का रहने वाला व्यक्ति है, ये इसके साथ उसके परिचय हुआ। उसने शादी करूंगा करके झांसा दिया। बाद में युवती को पता चला कि वो शादीशुदा है, तो उसने उससे विवाह करने से मना किया। तो उसने उसके जो फोटो रखे थे उसको उसकी बहन और अन्य लोगों के मोबाइल में अश्लील फोटो या मैसेजेस वायरल किया है। इसमें आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आकाश रजक ग्वालियर निवासी उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। एक दूसरा मामला जिसमें एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शादी का झांसा देकर एक सुजीत कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस पर भी मुकदमा दर्ज था 376 और 509 ख के तहत। इसमें भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड भेजा गया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर आए दिन नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर की बात अगर करें तो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ग्रामीणों को आज तक लाइट के साथ साथ सड़क के लिए भी तरसना पड़ रहा है। इन्हीं सब में अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस मिलना तो दूर की बात हो जाती है। ऐसे में परिवार के लोगों को कभी कभार जो है कभी घाट, कभी झूला, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें ग्रामीणों ने एम्बुलेंस गांव तक नहीं आने के चलते एक मरीज को उठाया हुआ है और उसे उपचार के लिए ले जा रहे हैं।
एम्बुलेंस न आने की मुख्य वजह ग्रामीण सड़क बता रहे हैं। कपाल आश्रित ग्राम एलिंगनार से मालापारा से मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। टोंगपाल कंधा में बो के हम लोग धीरे धीरे तो कंधा में बो के उतार रहे हैं। कोटा पदर में एम्बुलेंस को बुलाए। मरीज का नाम है सैतुराम नाग, पिताजी का नाम कुत्ता नाग है। मरीज मालापारा का है। तो यही है हमारा एलिंगनार में बहुत दिक्कत जा रहा है। तो रोड सुविधा नहीं है, यहाँ तो फिर गाड़ी आने की सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ तबियत होने से इलाज करने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखो सभी वीडियो को जितना भी तो भाई लोग इतना दिक्कत से हम लोग झेल रहे हैं। एलिंगनार में मरीज को कंधा में बो के लेके जा रहे हैं। अचानक इनका दर्द दिक्कत क्या है, दस्त और उल्टी है इनका दिक्कत। इस वीडियो को देखो, एलिंगनार का स्थिति क्या हाल है। आप लोग बोलते हो कि ऐसा करो, तो हमारा जैसा जगह आप लोग भी रहोगे तो यही परेशानी को स्थिति को आप लोगों को भी जान जाते। ऐसा दिक्कत में हम लोग उतार रहे हैं मरीज को। और एक मरीज है वो भी मालापारा का है, वो भी मतलब फदरपारा का मरीज है और उसको उनके भी उतारो करके बोले हैं। उनका भी वो ये उल्टी दस्त होगा। इसके लिए सरपंच महोदय लोग आप लोग आगे कलेक्टर साहब को बताइए रोड रिपेयरिंग करने के लिए 7 चक्का गांव में पहुंचना चाहिए। 108 एम्बुलेंस रात दिन के लिए हमको सुविधा नहीं है। देखो भैया लोग, सरपंच महोदय लोग, ऐसा स्थिति में हम लोग झेल रहे हैं। आप लोग कलेक्टर को बताओ तो थोड़ा रोड को थोड़ा रिपेयरिंग करवाने के लिए रात दिन के लिए गाड़ी पहुंचना है। ऐसा स्थिति में हम लोग परेशान में झेलते हैं। देखो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, सब भाई बहनों लोग देखिए इस वीडियो को। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है। गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताया। साथ ही दक्षिण विधानसभा में जिताऊ प्रत्याशी उतारने की बात कही है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेगी। अगर कोई कार्यकर्ता इच्छुक है, मजबूत है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो आवेदन दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक रूप से सभी का बात सुनेगी। लेकिन जो जीत सकता है, जो मजबूत है, वो पार्टी उसको टिकट तो एक को देगी, लेकिन मांगने का अधिकार सबको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरी तरह से फर्जी है। ये अपना कोरम पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कभी तो अब मंदिरों में लाइन लगाकर उनके मोबाइल से लेकर अब मिस कॉल मार रहे। नवरात्रि में पैदल यात्रा जाने वाले उनका मोबाइल लेकर मिस कॉल मार रहे। उनको पता भी नहीं है कि मोबाइल क्यों लिया जा रहा है और क्यों मिस कॉल मारा जा रहा है। कहीं तो सेविंग नाइट ठेला में बैठकर उनको मोबाइल लेकर मिस कॉल मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल मारते मारते कहीं मोबाइल धारकों का डाटा ही ना उड़ा दे, उसको हाईजैक न कर ले। इसलिए मैं तो प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहें। अपना मोबाइल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपकी मोबाइल की डाटा भारतीय जनता पार्टी के नेता सदस्यता कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के नाम से आपकी डाटा को चुरा भी सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना चाहिए। इस तरह का बयान मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ और देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जो व्यक्ति जिम्मेदार पद में है, छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री जिसके हाथ में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है,
अगर वो इस तरह की बयान अगर दे, मैं तो समझता हूं छत्तीसगढ़ की वातावरण और छत्तीसगढ़ की सुख शांति बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, माहौल खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। एक तो पहला चीज कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, और दूसरी चीज इस तरह का बयान से मैं समझता हूं कि सीधा सीधा साफ है कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार का नियंत्रण नहीं है और छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। किसी संप्रदायवाद से, जातिवाद से और आपसी लड़ाई कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के खून में है, फितरत में है। इसलिए इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूं गृह मंत्री को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि गृह विजय शर्मा जी कोई विधायक नहीं, विधायक के साथ गृह मंत्री भी है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, और इस तरह का बयान के लिए हमारी छत्तीसगढ़ में कोई भी स्थान नहीं है। गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बीजेपी की सरकार प्रदेशवासियों को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास और अन्य प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, जिसे लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता दीपक महस्के ने कहा कि ये सरकार गरीब महिलाओं और युवाओं की है। हमारा प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ये नवरात्र हमारे जीवन में और हमारे प्रदेश के लिए लाभदायक रहे और प्रदेश जो है हमारे प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली भरकर लाए, क्योंकि ये सरकार 21 क्विंटल धान को 3100 में खरीद रही है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश का किसान का जो सर है वो स्वाभिमान से ऊंचा रहेगा। इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे, साथ ही इस प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर भी बना रहे। ये माता की कृपा ही है कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हमारी लाखों बहनों को सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है। इस साल दीपावली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे लाखों परिवार अपने अपने घरों पर मनाने वाले हैं। आगामी नवंबर माह में हमारे किसान भाई अपना 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में बेचकर उन्हें भी सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है। निसंदेह ये सरकार इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। एक बार पुनः आप लोग सभी को हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके घर में खुशहाली लाए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना मेले का ऑडिटोरियम जावंगा में आयोजित किया गया। केदार कश्यप प्रभारी मंत्री ने हितग्राहियों के आवास का सांकेतिक रूप से फीता काटकर गृह प्रवेश किया। वर्तमान में 6,790 नए मकानों का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा जिले में 9,300 घर बन चुके हैं और 11,000 पेंडिंग है। वहीं 6,784 मकानों की राशि हितग्राहियों के खाते में जा चुकी है। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष संतुलाल सोनकर को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वे फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर हेमेंद्र गोस्वामी अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे। दरअसल संतुलाल सोनकर पर नाली घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद से उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो है उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वे फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। तो वहीं हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा कि वे जो है नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उनकी नियुक्ति शासन के आदेश से हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि संतुलाल सोनकर को हटाने का फैसला नाली घोटाले के आरोपों के कारण लिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा जो भी फैसला है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें मेरे ऊपर अभी आरोप लगा था कि जो 13,000 का नगर पालिका में गबन हुआ है उसमें मेरा संलिप्तता है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा सिद्ध हो गया है कि इसमें मेरे किसी प्रकार संलिप्तता नहीं है और मुझे गलत ढंग से फंसा गया है। राज्य शासन भी गलत ढंग से निर्णय लेके मेरे को पद से हटाया है। मतलब 13,18,000 जो भी लमसम भुगतान है उसमें नगर पालिका से चेक कटा
और चेक मतलब उनके नाम से कटा खाता ठेकेदार के नाम से, इसी में किसी प्रकार का नगद भुगतान नहीं हुआ, यानी नगर पालिका के खाता से ठेकेदार के खाता में गया है। कोर्ट से आपको जो राहत मिला है उसमें आप आगामी अभी वर्तमान में क्या आप अध्यक्ष पद के लिए, जो कोर्ट में आदेश निकला है उसमें आदेश जब आदेश हुआ तो दूसरे दिन मतलब न्यूज वाले लोग पेपर में आया कि ये अध्यक्ष पद में पुनः बैठेंगे करके। मैं अपने विचार से अपने मन से मैं किसी को नहीं बोला कि मैं अध्यक्ष पद में बैठा हूँ करके, और उसके न्यूज वाले लोग या पेपर वाले लोग क्या समझे और उसका क्या निष्कर्ष निकाले उन लोग वही लोग जाने। क्योंकि अब मैं कल संभवतः गोस्वामी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें ये बोल रहे हैं कि जो हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ है वो विधि विरुद्ध है, मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। तो जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश को मतलब सामने वाला विधि विरुद्ध बोल रहा है, मनगढ़ंत बोल रहा है, काल्पनिक बोल रहा है, तो हो सकता है उनकी योग्यता जज से ज्यादा हो या उसको समझते हो अपने हिसाब से। लेकिन मेरे विचार से है कि जो मेरे ऊपर जो दोष लगा था, जो कलंक लगा था वो कट गया है। और उसमें लिखा है कि इनको अध्यक्ष पद से हटाना अनुचित है, राज्य शासन द्वारा हटाना अनुचित है। तो जब मैं अध्यक्ष पद से हटाऊं नहीं तो मेरा पद खाली कहां से होगा? मेरा पद तभी भी बना हुआ है। तो आप मैं अध्यक्ष पद में जब शासन द्वारा जज होगा तब बैठूंगा, अपने पद से नहीं बैठ सकता। अब जो न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ है वो संचालनालय भी गया है, कलेक्टर के प्रति है, डीएम का है, सीएम के प्रति है। अब उन लोग जैसा उस आदेश का निष्कर्ष निकालेंगे, समझेंगे और उन लोग सूचित करेंगे तब मैं बैठूंगा। मैं अपने मन से नहीं बैठ सकता उसमें। दो महीने बाद चुनाव है। हाँ सुनिए बेटा, इसमें 2 महीने की बात नहीं है। यदि 2 दिन के भी समय बचता तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जीवन का, क्योंकि इसमें मेरा कलंक कटा। मेरे को पद की ठेकेत नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक था। शिक्षक में आया हूँ तो जो आदमी जिस जैसा प्रवृत्ति है उसी हिसाब से बोलता है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के हिसाब से मेरा व्यवहार है, मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ। मेरे को पद प्रतिष्ठा के कोई जरूरत नहीं है, भगवान की वजह से मैं पर्याप्त हूँ। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा मायने रखता है, मेरे लिए नहीं रखता मायने रखता। सामान्य पत्रकार साथीगण यहाँ पर मुझसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी ये बात आया था कि कल मैंने किसी वेब न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुआ कि संतूलाल सोनकर जी को पुनः अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसा मेरे को न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुई। फिर मैंने अपने स्तर पे उनको जानकारी लिया, कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है कि इसका डिसीजन क्या है। 18 पन्ने के डिसीजन में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसको कि उसमें पढ़ेंगे तो, कि श्री संतूलाल सोनकर जी जो थे उनको धारा 41 के तहत कलेक्टर जिला प्रशासन के जो हटाया गया था 1961 की अपने शक्ति को उपयोग करते हुए धारा के तहत 41 के तहत, उसमें उन्होंने राज्य शासन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर किया था। उसमें स्पष्ट 18 पन्ने के डिसीजन में आया है कि संतूलाल सोनकर जी जो थे वो 5 साल के लिए आगामी चुनाव नहीं लड़ सकते, अपात्र थे। उनको जो है उसमें रिलीफ मिला है कि जो आगामी जो चुनाव होगा दिसंबर जनवरी में, जो अभी नई चुनाव होनी है, उसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर यहां पर कहीं ऐसा विवरण नहीं है कि जो वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मुझे जो कार्य निर्वहन करने का जो अवसर मिल रहा है उनको हटा करके वहां पर स्थापित किया जाए, ऐसा कहीं कोई डिसीजन नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब चुनाव हुआ तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसमें गाइडलाइन में, सरकार की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसमें बायलॉज में, कि अपूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में चुनाव होगा। तो जो मध्यावधि चुनाव हुआ जिसमें मैं चुनकर आया उसमें ये जो अपने पूरे कार्यकाल तक के इसके लिए चुनाव हो रहा है करके, तो मुझे जो अवसर मिला है जनता का सेवा करने का, अध्यक्ष पद में बने रहने का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने का, वो पूर्णकालिक के लिए है। और तीसरी बात, संतूलाल सोनकर जी ने मेरे अध्यक्ष पद को किसी भी हाई कोर्ट के या किसी भी कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में अभी तक चुनौती नहीं दिया है उनके द्वारा। तो सबसे पहले तो चुनौती नहीं दिया तो हटने और हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पर कहां से किसी वेब न्यूज वाले ने ये न्यूज लाया, कैसे उन्होंने क्या पढ़ा, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और मैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि जो भी समाचार न्यूज मीडिया में जो चलाए जा रहे हैं पूर्णतः विधि विरुद्ध है, काल्पनिक है और मनगढ़ंत है। देखिए, अभी कोई लीडिंग अखबार में, कोई बड़े न्यूज चैनल में ये चीज देखने को नहीं मिला, पर छोटे छोटे कुछ वेब न्यूज जो है उन्होंने अपनी जानकारी के अभाव में चलाया होगा। एक बार मैं उनसे पुनः ये बात की जानकारी दूंगा
और अगर उनके द्वारा अगर खंडन आ जाता है या क्लियरेशन छप जाता है तो मुझे कोई कार्यवाही तक नहीं जाना है। पर और छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गरमाई हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि छत्तीसगढ़ के राजकोष को किसने लूटा है, किसने खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे और हमें दे रहे हैं। हमारे शासनकाल के दौरान किसी को भी अपने वेतन के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि मेरा उत्तर विधानसभा में जो एरिया आता है उससे मुझे ज्यादा दायित्व मिला है। मैं हमारे समिति के सभी लोगों को, राजा रवि, जयराम, एन.के. पांडे, सूर्य, ईश्वरराव, बी. पवन कुमार, लोक रामपाल, सरकार, हमारे मंडल के अध्यक्ष गोरेलाल जी, हमारे पूर्व पार्षद गोपाल सोनी जी और हमारे महिला नेत्री महिला नेत्री अनिता जी और अभी के वर्तमान पार्षद जो ऐतिहासिक एक गुरजार है उनको हरवा दिया गया। और से मेरे भाई सरपति जी के पत्नी है और जितने त्रिपाठी जी और जितने बैठे मेरे साथी सब मिल के, पूरा उत्तर विधानसभा के मिल के, पूरे रायपुर के लोग मिल के, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मिल के ये उत्सव मना रहे हैं। ये बड़ा उत्सव है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें हमारे साथ सरकार खड़ी है, मैं खड़ा हूँ और पूरे हमारे विधायक, हमारे मंत्री खड़े हैं। ये आयोजन हो रहा है, ये आखिरी वर्ष है इसका, आखिरी किसकी आयोजन अगले समय स्वरूप बदले। हमारे पांडे जी 53 साल से लगे। मैं पिछले समय रिक्वेस्ट किया था, एक प्रेस में लिया था कि हम सब जो त्योहार पहले मनाते आते थे आदिकाल से, आजादी के पहले से हम मनाते थे श्री राम विजयदशमी। धीरे धीरे हम इसको आगे पीछे किए और हमारा दशहरा ठीक है जैसा मनाते हैं, जैसा उसका कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा असत्य को सत्य की ओर ले जाने का जो परंपरा था उसमें कहीं न कहीं हम आने वाले साल श्री राम विजय दशमी उत्सव मनाएंगे। आने वाला समय इस साल जैसे मनते आ रहा है उसी के लाइन में मिलेगा। हम सब साथ में हैं और अच्छे तरीके से हम दशहरा उत्सव मनाएंगे और जिस तरह परंपरा रही है 53 साल की परंपरा उसको। देखिए, धर्म और जाति की बात करने पर आपत्ति है, लेकिन जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटा, जाति के आधार पर लोगों को विभाजित किया है, उनको आज इस बात की पीड़ा क्यों रही? जो सत्य बात है उसकी पीड़ा क्यों? तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।